114 spacecraft missions, 18 launch missions, 9 student satellites, 2 re-entry missions, 32 countries की 269 फॉरेन सैटेलाइट्स। ये है इसरो। इसकी कामयाबी के आगे दुनिया सिर झुकाती है। 1969 में शुरू हुआ इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज अपनी कामयाबियों से इंडिया का नाम स्पेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे ले जा रहा है। आज के टाइम पे इसरो को जैसे आदत सी हो चुकी है लो बजट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की, बट हमारे देश के महान साइंटिस्ट के लिए इसरो को यहाँ तक पहुंचाने का सफर इतना भी आसान नहीं था। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हमारे साइंटिस्ट ने इसरो को यहाँ तक पहुंचाया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है। ये मेरा एक नया चैनल है जहाँ पे मैं ऐसे ही साइंस से रिलेटेड और थोड़े फैक्चुअल कंटेंट्स बनाता रहता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो में वापस आते हैं। तो पहले तो जिनको भी इसरो के बारे में नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस रिसर्च करती है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 के दिन फाउंड हुई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आज की दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पेस प्रोग्राम बना दिया है। लेकिन इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी 1962 से, जब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फिजिसिस्ट विक्रम साराभाई जी के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया था, एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनिशियली इंडिया का स्पेस रिसर्च और आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंपा गया, जिसको लीड किया था इंडिया के सीनियर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमीर जहांगीर बाबा जी ने। इनको स्पार्क एस्टेब्लिशमेंट के सिर्फ एक साल के बाद ही इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च कर दिया गया था, जिसका नाम नाइकी अपाचे रॉकेट था, जिसको इसरो द्वारा बनाया गया था। इंडिया के पास इनिशियली रॉकेट लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड भी नहीं था और इसलिए हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया था तिरुवनंतपुरम के सेंट मेरी चर्च की छत से, और रॉकेट को ले जाने के लिए साइंटिस्ट ने यूज की थी अपनी साइकिल्स। हम यहीं से समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए स्टार्टिंग टाइम स्पेस रिसर्च का कितना टफ रहा होगा। स्पेस और साइंस पे ही नहीं बल्कि उस टाइम इंडिया का फाइनेंस इतना वीक था कि उस टाइम हम फूड के लिए भी इंपोर्ट्स पे निर्भर हुआ करते थे। जिस टाइम इंडिया अपनी फूड नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था, उस टाइम ही इंडिया के साइंटिस्ट द्वारा स्पेस रिसर्च का सपना देखना हम इंडियंस की विजन्स को दर्शाता है। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 1963 में ही विक्रम साराभाई ने केरला के पास थाम्बा नाम की जगह पे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी SSTC का गठन किया था। SSTC का काम था रॉकेट सिस्टम्स और कंपोनेंट के रिसर्च के डेवलपमेंट को कंडक्ट कराना, और इसी तरह से इंडिया के PSLVs और GSLVs के डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हो चुकी और साल 1969 में इसका नाम इसरो रख दिया गया था। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर डाला गया था, बट 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट किया गया था। तब से अभी तक का इसरो उसका एक पार्ट है। फिर साल 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने सोवियत यूनियन के इंटरकॉस्मोस के साथ मिलकर अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, और फिर उसी साल इसरो ने इंडिजिनस ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, और साल 1980 में इसरो को अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में कामयाबी भी हासिल हो चुकी, जिसमें रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस की गई। और इसी कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया का 7वां देश बना जिसने अर्थ के ऑर्बिटल में अपनी सैटेलाइट पहुंचाई थी। और इसका श्रेय जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। और यहीं से शुरुआत हुई थी इंडिया के नए सफर की, एक नई जर्नी की, एक नए स्पेस एक्सप्लोरेशन की। और इसके बाद इसरो कभी रुका नहीं। साल 1978 में मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल को इसरो ने डेवलप करना शुरू किया और आगे चलकर यह बना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे सैटेलाइट्स पहुंचाने के लिए इसरो ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन्स और सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन्स को। इसके अलावा इसरो ने बहुत सी और भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जिस वजह से इंडिया ने मल्टी बैंड कम्युनिकेशन, रेडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग और मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया था। और उसके बाद साल 1999 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट द बलून एक्सपेरिमेंट को भी इसरो ने ही हेल्ड किया था, जिसमें 3 बैक्टीरियाज को स्पेस में डिस्कवर किया गया था। बहुत सी मेजर अचीवमेंट्स को हासिल करने के बाद एक मेजर ब्रेक थ्रू इसरो को तब मिला जब इसरो ने PSLVs को डेवलप करना स्टार्ट किया। PSLVs यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा बूस्ट किया। साल 1982 से साल 1995 के बीच इसरो ने PSLVs की डेवलपमेंट में काम किया, और इसी बीच PSLVs में बहुत से सक्सेसफुल मिशन भी किए गए, जिसमें से 2008 का चंद्रयान 1 मिशन भी है। चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट मून मिशन था, जिसमें मून के सरफेस में वाटर को खोजा गया था। और 2014 में PSLVs को यूज करते हुए
हुए इंडिया का मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी कि मंगलयान को लॉन्च किया गया था। इसी मिशन के साथ साथ इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंचने का। और 2017 में PSLV में इंप्रूवमेंट करते हुए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया था। 1990s में डेवलप किए गए PSLVs को बहुत बार अपडेट किया गया और आज 10 टन से ज्यादा प्रोपेलेंट कैरी करते हुए हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने में सक्षम हो चुका है। बट इसरो के साइंटिस्ट पहले से अवेयर थे कि PSLVs फ्यूचर में सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि आज के टाइम पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का वेट 2000 kg से ज्यादा हो चुका है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए GSLVs को डेवलप करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग तो GSLVs ने PSLVs के पैटर्न में ही की थी, बट टाइम के साथ साथ इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन्स का डेवलपमेंट किया जिसने इसरो को बाद में बहुत ज्यादा हेल्प की। और इसी इंजन के साथ हम आज ह्यूमन स्पेस प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। और 2014 में GSLV के एडवांस वर्जन GSLV Mk3 ने इंडिया को और बड़ी सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की कैपेसिटी प्रोवाइड की है। इसरो ने आज जो कुछ भी अचीव किया है वो बहुत ही ज्यादा लो बजट पे किया है। जहां इंडिया के मंगलयान मिशन में $74 मिलियन खर्चे हुए थे, वहीं नासा के सिमिलर मिशन में $671 मिलियन को स्पेंड किया गया था। यहाँ तक कि जो इंटरस्टेलर मूवी थी उसका बजट भी चंद्रयान मिशन से ज्यादा था। स्पेस प्रोग्राम एक हाई बजट प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और इसरो ने इसकी शुरुआत तब की थी जब इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी इसरो ने हमारे स्पेस प्रोग्राम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसरो ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखा है। जब इसरो ने PSLVs को डेवलप किया था तो उसको ही इम्प्रूव करके, उसको ही चेंज कर करके उन्होंने अपने बहुत सारे मिशन किए थे जिससे वो मिशन की कॉस्ट को कम कर सके। इसरो अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में सालाना $1.2 बिलियन को स्पेंड करता है। ये नंबर लगता तो बहुत बड़ा है, बट इसको अगर हम कंपेयर करें अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तब आपको रियलिटी पता चलेगी। नासा का बजट जो है वो सालाना $20 बिलियन के आसपास है और ESA का एनुअल बजट जो है 7.2 बिलियन यूरोस के आसपास है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़िए, इंडिया का रेलवे का जो बजट है वो इसरो के बजट का 25 गुना ज्यादा है और इंडियन आर्मी का जो बजट है वो 75 गुना ज्यादा है। इसरो जिसने हमें इतना कुछ दिया है और इंडिया का नाम स्पेस मिशंस में उच्च स्तर पर लेके गया है, इसरो में काम करने वाले साइंटिस्ट का एहसान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इतना सब अचीव करने के बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि स्पेस मिशंस आर द वेस्ट ऑफ मनी। इसरो पे पैसा लगाना पैसा का बर्बादी है, ये कुछ नहीं कर सकता। स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसा लगा के क्या होने वाला है? उन लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। साल 1983 में इसरो ने इनसैट 1B के लॉन्च से ही इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया। इनसैट आज इंडो पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसने टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में एक अहम भूमिका निभाई है। इसरो के वजह से ही टीवी और मॉडर्न कम्युनिकेशन इंडिया के रिमोटेस्ट एरियाज तक पहुंच पाया है। साल 1999 में कारगिल वॉर के टाइम जब US द्वारा GPS टेक्नोलॉजी शेयर ना करने पर इंडिया ने खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया था जिसका नाम नाविक रखा गया। नाविक इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर तक नजर रख सकता है और हमारे आसपास के दुश्मनों पर भी नजर रख सकता है। इसरो ने इंडियन डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। इसरो द्वारा बनाए गए रीसेट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट के हेल्प से ही आज इंडियन आर्मी ऑल वेदर मॉनिटरिंग कर सकती है। GSAT-7 के लॉन्च के साथ ही इसरो ने इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को ओशनिक रीजन के साथ साथ ही इंडियन लैंड मासेस में भी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की हैं, जिसमें मेन फोकस इंडियन नेवी पे रखा गया। सिमिलर वे में इसरो ने GSAT-7A को भी लॉन्च किया था जो 39th कम्युनिकेशन सिस्टम बनी थी। इस सैटेलाइट को एयर फोर्सेस और इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया गया था। DRDO ने मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट किया और इसरो की हेल्प से सक्सेसफुली मिशन शक्ति को एग्जीक्यूट किया था। और अभी भी किसी को लगता है कि इसरो पे पैसा लगाना वेस्ट है तो चुल्लू भर पानी पे डूब जाओ भाई। साइकिल से मार्स तक का सफर इंडिया के लिए आसान नहीं था, पर इसको मुमकिन बनाया है इसरो ने और इसरो के साइंटिस्ट्स ने। इंडिया के डेवलपमेंट पे इसरो का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। दोस्तों ये थी कहानी इसरो की। इंडिया को जब बेसिक नेसेसिटी के लिए भी दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ता था, उस समय स्पेस प्रोग्राम को इतना पुश कर पाना एक सपने से भी कम नहीं था, पर इसको मुमकिन बनाया है हमारे इसरो ने। इसरो जिसको इनिशियली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था फॉरेन कंट्रीज के द्वारा, चंद्रयान मिशन के बाद उसने हमारे देश का जो नाम है वो गर्व से ऊंचा किया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा।